कैसे हो बच्चों। आज हम लोग नेक्स्ट जो हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उसका आज हम लोग थर्ड लेक्चर करने वाले हैं। आज देखो बच्चों, हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को रैप अप करने का। इसमें आज हम लोग में देखो, आज हम लोग को दो तीन चीजें पढ़नी है। जैसे कि सबसे पहला बात हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो जितने भी तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके बारे में हमको डीपली पढ़ना है। उनके टाइप्स के बारे में पढ़ना है और क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, इन तरह के रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। एंड देन हम लोग को रेंसिडिटी पढ़ना है, कोरोजन पढ़ना है, और उसके बाद फिर हम लोग फाइनली चैप्टर को एंड कर देंगे। तो हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड टोटली पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये भी पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। और जो भी एक्स्ट्रा डिटेल जो मुझे मेंशन इसमें करना होगा वो मैं जरूर मेंशन कर दूंगा। उसके लिए तुम लोग एकदम बेफिक्र रहो, ठीक है। चलो, जो सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वी आर गोना स्टडी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जो हमने अब तक केमिकल रिएक्शन उतना सारा हम लोग देखे, वो कितने प्रकार के होते हैं हमारे नेचर में, उन सारे टाइप्स को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं बारी बारी से। तो चलो, सबसे पहला जो हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आता है, उसको जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि एक्चुअली जो केमिकल रिएक्शन होता है, एक्चुअली में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें होता क्या है। जैसे मान लो कि कोई एक केमिकल कंपाउंड था, जैसे मान लो कि क्या था, NaCl था, NaCl, ठीक है। और अगर इस NaCl का रिएक्शन तुम पानी के साथ करा दो तो तुम्हें मिलेगा NaOH, ठीक है, और तुम्हें HCl मिल जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे इस एग्जांपल में, तो एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें देखोगे कि क्या ऐसा हो रहा है कि केवल बस एटम्स इधर से उधर टूट के चले जा रहे हैं। जैसे क्या बोलते हैं, सोडियम यहाँ था, सोडियम देख रहे हैं कि इधर OH के साथ गठबंधन बना लिया, और इधर तुम्हारा H2O था तो H यहाँ Cl के साथ गठबंधन बना लिया। ऐसा कुछ इसी टाइप से हो रहा होगा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, देखो ध्यान से समझना। NaCl के बीच में एक बॉन्ड बना होता है, ठीक है। NaCl के बीच में एक बॉन्ड की मदद से वो लोग जुड़े हुए रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से H2O भी एक बॉन्ड की मदद से जुड़ा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से NaOH भी एक बॉन्ड की मदद से जुड़ा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से HCl भी बॉन्ड की मदद से जुड़ा हुआ है। तुम लोग ये सब चीज आगे जाके समझोगे हायर क्लासेस में, ये सब 11th 12th का चीज है। ये मतलब बेसिक्स ऐसे समझ लो कि ये बॉन्ड्स की मदद से जुड़े हुए होते हैं, और जब केमिकल रिएक्शन होता है तो यही बॉन्ड जो है वो टूट जाते हैं और दूसरे किसी एटम्स के साथ वो बॉन्डिंग करने लगते हैं। जैसे कि Na देख लो, OH के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। Na अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ेगा और ये NaOH भी अपना बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, Na क्या बोलते हैं OH के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, यहाँ से क्या बोलते हैं, सॉरी, H2O में से OH ये निकलेगा और ये Na के साथ जाके यहाँ पे NaOH का फॉर्मेशन कर देगा। ये देखो प्रोडक्ट साइड में NaOH का फॉर्मेशन कर दिया, और जो तुम्हारा एक H जो है बचा होगा वो Cl के साथ मिलके HCl का फॉर्मेशन कर देगा। तो कुछ इसी तरह से रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन जो हम देखते हैं वो कुछ इसी प्रकार से होता है कि बॉन्ड्स की मदद से वो बॉन्ड टूटते हैं, जुड़ते हैं, और इसी तरीके से जो केमिकल रिएक्शन है वो कैरी ऑन होता है, आगे फॉरवर्ड होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड बिटवीन द elements of a compound, and they break and form new type of compound in a chemical reaction, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमें टाइप्स देखने को मिलता है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो सबसे पहला टाइप है हम लोग का वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये सबसे पहला टाइप है, याद रखना, ठीक है। ये सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ तो कंबाइन होके सर कुछ बनेगा क्या। हम बोले कि हाँ, बहुत सही सोचे हो। यहाँ पे क्या होगा, कोई एक एलिमेंट होगा A, उसके साथ कोई एक नया एलिमेंट जुड़ेगा और एक नए एलिमेंट का फॉर्मेशन करेगा। वैसे कुछ समझ में तो नहीं आया, चलो एग्जांपल से समझते हैं। जो चीज नहीं समझ में आता उसको हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो चलो एग्जांपल से के मदद से समझते हैं हम लोग। लेट्स से कि आपके पास क्विक लाइम है। क्या है, क्विक लाइम। क्विक लाइम जानते हो, जैसे
क्विक लाइम उसको बोलते हैं जो सीमेंट बनाने में उपयोग होता है, जिसको चूना, तुम लोग जानते हो चूना, चूना पत्थर, हाँ, तो उसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम, क्विक लाइम, ये याद रख लेना तुम लोग, ठीक है? क्विक लाइम, क्विक लाइम बोलते हैं इसको। तो क्या होता है, क्विक लाइम को हम लोग डिनोट करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड से। ये क्या होता है? कैल्शियम का बना हुआ होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्विक लाइम। और इस क्विक लाइम में अगर तुम लोग वाटर को पोर करो, क्या करो? क्विक लाइम में वाटर को पोर करो। वाटर क्या होता है? वाटर का हम लोग जानते हैं क्या होता है? H2O होता है, H2O। तो बोल रहे हैं इन दोनों को मिक्स करो, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड हमने लिया, यानी कि क्विक लाइम लिया, और उसमें हमने वाटर को पोर किया, यानी कि पानी डाला, ठीक है? तो हमें देखने को मिलता है कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इन्होंने फॉर्मेशन किया, और प्लस में हीट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। इसको हम लोग एक बेसिक सा क्या बोलते हैं, एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, मतलब एक मतलब एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। लेट्स से आपने एक बीकर लिया, ठीक है? आपने एक बीकर लिया, ये हम लोगों ने एक बीकर ले लिया। मेरा ड्राइंग कैसा है बच्चा लोग? अच्छा, सबसे बेस्ट, ठीक है? कोई भी नहीं बोलेगा कि मेरा ड्राइंग खराब है, ठीक है? हमने एक बीकर लिया है, यहाँ पे ये बीकर है हमारा, और इस बीकर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या किया, हम लोग यहाँ पे हम लोग पहले ले लिए कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड भर भर के ले लिए, ठीक है? कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, और इस कैल्शियम ऑक्साइड में हम लोग क्या करेंगे कि क्या बोलते हैं, क्विक लाइम डालेंगे, यानी कि कैल्शियम क्विक लाइम तो ये है ही, अब इसमें हम लोग पानी डालेंगे। ये जो था मेरा, ये था मेरा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम, और अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? पानी डालेंगे, H2O ऐड कर देंगे। H2O भरने से क्या होगा? पानी के साथ रिएक्शन करने से, अब देखो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और पानी दोनों रिएक्शन करेगा, तो अब इस बीकर जो है ना, वो ग्लास का बना होगा, उसको ऐसे टच करोगे ना तो तुमको महसूस होगा कि गर्म गर्म जैसा महसूस हो रहा है, गर्म, थोड़ा थोड़ा ये जो बीकर होगा वो थोड़ा गर्म हो जाएगा, समझ गया? हम लोग क्या किया हम लोग एक बीकर लिए, बीकर में हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड डाले और पानी डाल दिए। कैल्शियम ऑक्साइड किसको बोल रहे हैं? चूना। तुम लोग देखे होगे पुराने जमाने नहीं, मतलब तुम लोग जब छोटे छोटे हो गए, अब तो चलो बहुत सारा आ गया, पेरिस वगैरह आ गया, प्लास्टर, और क्या होता है, सीमेंट ज्यादा यूज होता है, कहीं कहीं पुट्टी यूज होता है, लेकिन इसके पहले अगर देखोगे तो चूना ही मनाता था। घर वगैरह में ना चूना का क्या होता है, लीपापोती होता, दिवाली आता था तो चूना का ही मनाता था, लीपापोती होता था। तो उस चूने को क्या करते हैं लोग, पानी डालते थे, ठीक है? और वो फिर एक क्या बोलते हैं, पेस्ट टाइप का बन जाता था, जिसको बोलते थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बोलते हैं स्लैक्ड लाइम। क्या बोलते हैं? स्लैक्ड लाइम, स्लैक्ड लाइम। और ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? क्विक लाइम। तो देखो, क्विक लाइम में अगर तुम पानी डाल रहे हो तो तुमको स्लैक्ड लाइम का फॉर्मेशन हो रहा है और तुम्हें हीट मिल रहा है। इसी चीज को हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके भी देख लिया कि एक बीकर लिए, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाले, उसके बाद फिर पानी डालिए, तो देख रहे हैं कि बीकर हमारा गर्म हो गया। बोले हाँ सर, अब समझ में आ रहा है। तो सर ये पढ़ाई क्यों? तो देखो यहाँ पे एक चीज देखो, एलिमेंट ए था, यहाँ पे एलिमेंट बी था, और ये दोनों को मिलने से एक नया एलिमेंट का फॉर्मेशन हुआ। कैसे? क्विक लाइम था, उसमें हमने पानी मिलाया, स्लैक्ड लाइम मिल गया। हीट तो कोई एलिमेंट नहीं है ना, वो तो बस एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है कि वहां से हीट जनरेट हो रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, ए कोई कंपाउंड था, बी कोई कंपाउंड था, दोनों को मिला दिए, हमारे पास सी कंपाउंड बन गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि दो क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स के मिलने के बाद एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। दो कंपाउंड्स के मिलने के बाद एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है? और क्या है इसके एग्जांपल? एनसीईआरटी में देखोगे तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक और देखो यहाँ पे, एक और इसका क्या बोलते हैं, फर्दर इसको बोल रहा है और करने के लिए। तो जैसे मान लो कि एकदम सिंपल सा, एकदम इस चीज को अगर याद रखना है तो उसका तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि घर में तुमको लीपापोती करना है, ठीक है? लीपापोती करना है, लेकिन तुमको चूना का लीपापोती करना है। तो चूना का लीपापोती करने के लिए तुम लोग क्या करोगे? सबसे पहले क्विक लाइम लाओगे, बाजार से खरीदोगे क्विक लाइम, उसमें पानी डालोगे और उसको एक क्या बोलते हैं, पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। ऐसा पेस्ट जो मतलब ब्रश से मतलब मारा जा सके, पूरे पुचाड़ा बोलते हैं उसे, तो पुचाड़ा किया जा सके। तो क्विक लाइम को तुम सबसे पहले स्लैक्ड लाइम में कन्वर्ट करोगे। अब इस स्लैक्ड लाइम को ही तुम लोग पुचाड़े में ऐसे यूज करोगे
तो ये स्लेक्ट लाइम जो है, स्लेक्ट लाइम क्या था हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, स्लेक्ट लाइम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, स्लेक्ट लाइम। इसी को एक आगे स्टेप में बता रहा है, स्लेक्ट लाइम है, ठीक है। और ये जो होता है वो क्या होता है, एक्वस होता है अभी फिलहाल, ठीक है, एक्वस होता है, तभी ना पुछाड़ा मारा है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। अब देखो पुछाड़ा मारा गया और एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारे गैसेस हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बहुत ज्यादा रेडली यूज मतलब रिएक्शन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके साथ रिएक्शन करके ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सॉलिड होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको लिख भी दे रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट इसको बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और प्लस में H2O बनेगा, ठीक है। हम देखो आसान भाषा में समझाते हैं। अब तक क्या हुआ, हम लोगों ने क्विक लाइम लिया, हमने चूना लिया, चूना में पानी मिलाया, H2O मिलाया और हमें स्लेक्ट लाइम मिला, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, याद रखना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल रहे हैं, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम OH का होल ट्वाइस, ठीक है। क्या बोले हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड था, उसमें पानी मिला है तो हमें स्लेक्ट लाइम मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, प्लस में हीट मिल गया, ठीक है। और उस स्लेक्ट लाइम को हम लोगों ने पुछाड़ा किया, तो जो एटमॉस्फेयर में जो CO2 था उसके साथ रिएक्शन करके इसने एक नया कंपाउंड तैयार किया जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। यही व्हाइट कलर का परत बैठ जाता है जो कि शाइनी थोड़ा टेक्सचर देता है दीवार पे, थोड़ा एकदम ब्राइट लुक देता है। जैसे स्लेक्ट लाइम को मारोगे ना तो वो थोड़ा पीला पीला टाइप से दिखेगा, लेकिन फिर क्या होगा कि ये CO2 के साथ रिएक्शन करेगा और फिर 2-3 दिन में सूखने के बाद यही फिर क्या होगा, एकदम व्हाइट कलर का तुमको टेक्सचर देने लगेगा, मतलब अच्छा वाला लुक देने लगता था पहले, तो इसलिए इसको यूज करता था सब लोग। समझ में आया। तो सर ये आप क्या बता, सेकेंड वाला क्या बता, यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, 2 ठो कंपाउंड मिल रहा है, एक नया कॉम्बिनेशन, मतलब एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या है, क्या बोलते हैं, ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। और क्या हो सकता है इसका सर एग्जांपल, हाँ और भी एग्जांपल हो सकता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। देखो और एग्जांपल दिया है, बर्निंग ऑफ कोल। देखो बर्निंग ऑफ कोल, देखो किसी भी चीज को बर्न करना, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन के साथ हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, याद रखना, ठीक है। किसी भी चीज को बर्न कर रहे हैं, इनडायरेक्टली वी आर सेइंग दैट वी आर रिएक्टिंग दैट रिएक्टेंट विथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम लोग कोल को जला रहे हैं, कोल क्या होता है, कोल होता है तुम्हारा कार्बन, और इस कार्बन को हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं बेसिकली ऑक्सीजन से जो कि है गैस। तो क्या फॉर्मेशन होगा, CO2 का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे भी देखो एक कंपाउंड था, दोनों मिला और एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, तो ये क्या हो गया, एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। और देखो क्या दिया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, क्या दिया है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये तो बेसिक्स है, तुम लोग को भी पता होगा। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, H2O का फॉर्मेशन होता है। हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन मिलता है, हाइड्रोजन के साथ, सर आप गलती लिख रहे हैं, यहाँ पे तो आपने सिंपल डाला नहीं, हम डाल रहे हैं, देखो सब जगह लिख रहे हैं हम। तो क्या बनता है हमारा, 2 मोल्स ऑफ H2O बनता है लिक्विड। क्या बोले, पहले बोले बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन को हम लोग जलाएं तो हम लोग को CO2 मिल गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बेसिकली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को भी हम लोग जला रहे हैं, हाइड्रोजन को भी हम लोग जला रहे हैं तो हमको H2O मिल जा रहा है, दिख रहा है, ठीक है। या तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये सब क्या हुआ है, सारा का सारा एग्जाम्पल जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अब देखो कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं ना जो कि रिएक्शन होने के बाद वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ऐसे कई रिएक्शन हैं जो कि रिएक्शन होने के बाद बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल तुम लोग बताते हैं, तुम लोग रिकॉल करना, सोडियम को हम लोग पानी में डाल रहे थे, याद है, सोडियम को हम लोग पानी में डाल रहे थे तो क्या हो रहा था, एक्सट्रीम हीट प्रोड्यूस हो रहा था, समझ आया। सोडियम को हम लोगों ने पानी में डाला तो एक्सट्रीम हीट प्रोड्यूस हो रहा था। तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, बस
दो तरीके के एलिमेंट मिलेंगे या दो तरीके के मतलब कंपाउंड मिल रहे हैं और हमारा एक नया कंपाउंड रेडी हो जा रहा है। इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख रहे हैं, A प्लस बी गिव्स C, इट इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। याद रखना कि दो कंपाउंड्स के मिलने से एक नया कंपाउंड बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किस तरह का रिएक्शन हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक टाइप हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब इसी में आता है कि ऐसे भी रिएक्शंस हैं जो कि होने के बाद हीट रिलीज करते हैं। ठीक है, दे रिलीज हीट इन केमिकल रिएक्शन। तो इन तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिनसे हमें हीट की प्राप्ति होती है। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा क्या हम उदाहरण बताएं, इसका एग्जांपल अगर उदाहरण बताएं, हम बोले कि सोडियम लो, सोडियम को पानी में डालो, तो हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। समझ में आ रहा है, हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है और वहां पे देखोगे कि एकदम एक्सट्रीम हीट प्रोड्यूस होता है, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से और कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है, एक ये हो गया, एक दूसरा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैसेस को जला, नेचुरल गैस क्या होता है, CH4 मीथेन। ठीक है, मीथेन को जब अगर तुम लोग जलाओगे तो तुम्हें महसूस होगा, जलाना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना, तो तुम्हें महसूस होगा कि वहां पे हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, प्लस में वाटर का मॉलिक्यूल मिल रहा है और हमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे मान लो कि तुम गैस जला रहे हो, ठीक है, तुम जो है गैस जला रहे हो, कोई भी नेचुरल गैस जला रहे हो, जैसे नेचुरल गैस कोई भी जला रहे हो, जैसे CNG जला रहे हो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, तो क्या होता है, नेचुरल गैस को तुमने जलाया तो वहां से क्या होगा, CO2 मिलता है, H2 मिलता है, अच्छा ये सब तो मिलता ही है, लेकिन तुम्हें वहां पे एक्सट्रीम हीट भी मिलता है और इसी हीट की मदद से तुम्हारा ऑटो वगैरह चलता है। समझ में आ रहा है, तो वो क्या हो गया, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी, वहां पे भी हमको हीट की प्राप्ति हो रही है, हमको हीट मिल रहा है, वो भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम कंसीडर करेंगे। और अगर इसके बाद बताएं तो देखो, जब तुम फूड खाते हो, कोई भी तुम फूड को लेते हो, ठीक है, कोई भी फूड, जैसे पोटैटो ले लिया, ब्रेड ले लिया, तो ये सब में क्या होता है, ये सब जो जितना भी तरह का फूड है उसको हम लोग चबाते हैं और उन्हें हम लोग सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, चबा चबा के सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। और इन फूड्स में जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, जितना भी हम लोग खाते हैं उनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो यही कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, यही कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। ठीक है, यही ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और यही ग्लूकोज जो है ना, यही ग्लूकोज जो है वो सेल्स तक जाता है। ठीक है, यही ग्लूकोज जो है वो सेल्स तक जाता है और उनके साथ उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, सेल्स को ऑक्सीजन देता है और इसी से उनको एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आया, जब हम लोग फूड ले रहे हैं उनको हम लोग सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि क्या खाते हो तुम लोग, क्या खाते हो, पोटैटो खाते हो, राइस खाते हो, सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जरूर होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है पेट में जाने के बाद, और वो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है सेल्स की मदद से और सेल्स को वो पहुंचाता है वो एनर्जी। ठीक है, तो यहां पे भी क्या होता है कि एक्सट्रीम हीट प्रोड्यूस होता है, यहां पे भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये भी क्या हुआ, एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। समझ में आया, इस चीज को अगर देखना है तो किस तरह से देखेंगे, देखो इस चीज को अगर केमिकल फार्मूला में देखना है तो क्या होगा, ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6 जो है वो जब क्या बोलते हैं, ये जब क्या बोलते हैं, रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो फिर ये फॉर्मेशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, और पानी का, ठीक है, और लॉट्स ऑफ एनर्जी का।
देखो इसी चीज को क्या बोलते हैं, एक सिंपल फॉर्म में हम लोग लिख दिए। क्या लिखे हैं, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज था, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, वाटर बना रहा है और एनर्जी भी बना रहा है, एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहा है और उसी एनर्जी से हमारा शरीर चलता है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जो हम लोग फूड जो डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेशन जो कर रहे हैं, वो डाइजेशन भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या बोल रहे हैं, जो हम लोग फूड डाइजेशन जो प्रोसेस कैरी ऑन करते हैं हमारे शरीर में, वो भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हम लोग उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर करेंगे। या फिर डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, एक फोर्थ यहां पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। जो तुम्हारे घर में खाना बनता है तो वो जो वेजिटेबल वगैरह तुम क्या बोलते हैं, जैसे तुम अगर छोड़ दोगे क्या बोलते हैं ये फील्ड वगैरह में, तो वो कंपोस्ट में, ये जो वेजिटेबल मैटर है ये जाके कंपोस्ट में चेंज हो जाता है, कंपोस्ट में, जिसको तुम खाद वगैरह बोलते हो। तो कंपोस्ट में जब चेंज होता है तब भी ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो अब तक हमने ये सीखा कि सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपने बताया, सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है सर कि क्या बोलते हैं, दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, उनके मिलने से एक न्यू तरह का कंपाउंड सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसका प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहे थे सर। और सर उसके बाद फिर आपने बताया एक और रिएक्शन के बारे में जिसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन सर। और इस एक्सोथर्मिक में हमने पढ़ा कि देयर आर सेवरल केमिकल रिएक्शन व्हिच releases energy while being processed। जब केमिकल रिएक्शन कैरी ऑन होते रहता है तो वो काफी ज्यादा हीट रिलीज करते हैं, तो वैसे केमिकल रिएक्शंस को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो तुम लोग बोलोगे सर इसका मतलब उल्टा भी होता होगा, कुछ ऐसे भी रिएक्शन होंगे जिनको करने के लिए हम लोग को हीट देना पड़ता होगा। हाँ, तुम लोग सही सोच रहा है, वैसे रिएक्शंस को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। उसको थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, लेकिन सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सर हाँ सर आप समझ में आ गया सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमको समझ में आ गया सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप जो समझा है वो भी समझ में आ गया सर। बोले ठीक है, जो समझा रहे वो समझ में आ रहा है तो उससे बेहतर और क्या है। इफ आई एम डिलीवरिंग समथिंग टू यू एंड यू आर गेटिंग इट, तो इससे बेहतर क्या होगा बताओ। यही तो चाहिए जिंदगी में, ठीक है। तो कोई भी पूछेगा व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो क्या आप बस जवाब दोगे कि जब दो तरह के कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड्स मिलते हैं और एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, तो उससे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो गया, वैसे केमिकल रिएक्शंस जो कि हीट रिलीज करते हैं, वैसे केमिकल रिएक्शन जैसे कि जो कि हीट रिलीज करते हैं। एक तो एकदम दिमाग में रखना, क्या सोडियम को पानी में डाल दिए सर, हो गया हीट रिलीज हो गया, उससे बेहतर और क्या होगा ठीक है। अब आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। क्या पे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब तक हमने जाना क्या जाना कि सर A प्लस बी मिलाएं तो C बन गया, बोले कि ठीक है। तो इसका मतलब सर कभी ऐसा भी होगा कि A को अगर हम लोग तोड़ दें तो ये B प्लस C कुछ बना देगा, बोले कि वाह, इसी को तो बोल रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं इसको, ठीक है। लेट्स से तुम 2 ग्राम क्या करो कि फेरस सल्फेट ले लो। क्या ले लो, फेरस सल्फेट। एक पहले एक टेस्ट ट्यूब लो, या उसको बॉइलिंग ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक ना, बॉइलिंग ट्यूब लो, एक बॉइलिंग ट्यूब लो, ठीक है, और उसको बंसन बर्नर के नीचे में रखो। बंसन बर्नर किसको बोलते हैं पता है ना, हाँ, इस तरह से कुछ होता है, लैंप जैसा कुछ स्ट्रक्चर इसका होता है और एक सिलेंडर को कनेक्टेड होता है ना। तो यहाँ पे तुम क्या कर लो, यहाँ पे तुम लोग ले लो क्या, फेरस सल्फेट। क्या लोगे यहाँ पे, फेरस सल्फेट लोगे, फेरस सल्फेट।
हमने क्या किया, फेरस सल्फेट लिया। तो हम लोग देखेंगे कुछ देर बाद कि इस फेरस सल्फेट से एक तरह का स्मेल आने लगा और उसका जो है वो कलर भी अपने आप चेंज हो रहा है। हम लोग क्या देख रहे हैं, उस फेरस सल्फेट में कलर चेंजेस आने लगा और वहां से स्मेल भी आ रहा है। बोल अरे यार ये कैसे हो रहा है। तो फिर हम लोग को समझ में आया कि इसका रिएक्शन हम लोग तब देखते हैं क्या हो क्या रहा होगा। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने क्या लिया था, फेरस सल्फेट लिया था, FeSO4 लिया था, ठीक है, और हम लोगों ने उसको हीट किया। हम लोग ये नहीं किया अब तक, फेरस सल्फेट लिए, ठीक है, फेरस सल्फेट लिए, हम यहाँ लिख देते हैं फेरस सल्फेट हम लोगों ने लिया और उसे हम लोग फिलहाल हीट किए। तो हीट करने में देखो क्या होता है, ये टूट जाता है और Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में यहां से हमें SO2 गैस मिलता है और SO3 गैस मिलता है, दिख रहा है, SO2 गैस मिलता है और SO3 गैस मिलता है। यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे तुम्हारा क्या बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन यहां पे हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सा बात है, तुम फेरस सल्फेट भाई इनिशियली लिए थे, तुमको फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, इसका मतलब कलर तो चेंजेस देखने को मिलेगा ही, और वहां से SO2 गैस रिलीज हो रहा है और SO2 थोड़ा गंदा स्मेल करता है, तो वहां से स्मेल तो आएगा ही। तो वही चीज हो रहा है कि यहां से SO2 और SO3 गैस निकल रहा है, समझ रहा है, SO2 निकल रहा है, SO3 भी गैस निकल रहा है, और फेरस सल्फेट किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा ऐसा हो क्यों रहा होगा, ऐसा इसलिए हो रहा होगा कि FeSO4 के पास कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, वही ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इवापोरेट कर जा रहे होंगे और सल्फर के साथ SO2 बन के निकल रहे होंगे और SO3 बन के निकल रहे होंगे और खुद आयरन को फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे होंगे, यही वाटर मॉलिक्यूल। समझ में आया, समझ में आया। तो सर इतना बखान क्यों, तो हम बाबू इसलिए ये सब चीज बता रहे हैं ताकि तुम लोग ये समझो कि हम लोग A+B मिलाए थे तो हमें C का फॉर्मेशन हो रहा था, हम लोग A+B मिला तो हमें C का फॉर्मेशन हो रहा था, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन बोल दिए। फिर डिकम्पोजिशन में हम लोग क्या चीज बोले कि कोई भी एक प्रोडक्ट होगा, मतलब कोई भी एक रिएक्टेंट होगा A, उसको हम लोग तोड़ेंगे और वो B और C में कन्वर्ट हो जाएगा। A कोई रहेगा उसको हम लोग तोड़ेंगे तो B और C में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो देखो क्या ये A है, फेरस सल्फेट क्या A है, और इसको हीट देने के बाद ये कंपाउंड्स में टूट गया, फेरिक ऑक्साइड, SO2 गैस, SO3 गैस, दिख रहा है। तो ये डिकम्पोज हो रहा है, ये टूट रहा है, वहां पे बन रहा था कॉम्बिनेशन में, यहां पे टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, कोई एक एलिमेंट जो है वो डिकम्पोज हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया, समझ में आया। एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लो एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं, लेट्स से हम लोगों के पास कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था। अभी जस्ट पीछे में समझाते हैं कि कैल्शियम हम लोग पहले क्विक लाइम लेते हैं, क्विक लाइम में पानी डालते हैं तो हमें सिलेक्ट लाइम मिलता है, सिलेक्ट लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। अब हम लोग इस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट कर दे और डिकम्पोजिशन रिएक्शन से कैरी ऑन करें, अगर इसको हीट कर दे तो देखेंगे कि ये वापस से कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा और CO2 गैस वहां से इवॉल्व हो जाएगा। हम लोग ने क्या बोला कि भाई हमारे पास लाइमस्टोन था, इसी को लाइमस्टोन भी बोलते हैं, ठीक है, लाइमस्टोन, ठीक है। तो लाइमस्टोन था, उसको हम लोगों ने हीट किया तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया और CO2 गैस भी मिल गया। ध्यान देख रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट भी टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में, दिख रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और थोड़ा इसको बोलोगे तो देखो हम लोग हीट की मदद ले रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग हीट तो इसको बोल देंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोल देंगे,
if if decomposition reaction, if it is carried with the help of heat, it is termed as thermal decomposition reaction. क्या हमने बोला? हम लोगों ने बोला कि सिंपल सा बात है भाई, अगर कोई भी कंपाउंड रहेगा और उसको अगर हमको डिकम्पोज कराने के लिए हीट का मदद लेना होगा तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, और थोड़ी ज्यादा कुछ बोल रहे हैं हम, कुछ ज्यादा बोल दिए हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लो। क्या एग्जांपल लोगे कि क्या बोलते हैं, तुम ले लो लेड नाइट्रेट। क्या ले लोगे? लेड नाइट्रेट, पीबी को लेड बोलते हैं, और नाइट्रेट NO3, ठीक है। तुम लिया लेड नाइट्रेट ले लिया और क्या किया, इसको तुमने थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से कैरी ऑन करा, इसका मतलब हीट तुमने इसमें प्रोवाइड किया। तो जब तुमने इसको हीट दिया तो हमने देखा कि यहाँ पे ये टूट गया PbO में, यानी कि लेड ऑक्साइड में, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जो कि एक गैस है, और ऑक्सीजन गैस में। किस किस में टूटा? सबसे पहले ये क्या है? लीड नाइट्रेट, ये क्या है? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट किस में टूट रहा है? लेड ऑक्साइड में टूट रहा है। किस में टूट रहा है? लेड ऑक्साइड में टूट रहा है, और ये लेड ऑक्साइड में टूट रहा है, और यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन भी हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन, और क्या? ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो तुम देख रहे हो वापस से एक कोई कंपाउंड था जो कि थर्मल डिकम्पोजिशन से गया और 3 नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ? लेड नाइट्रेट लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और क्या हो गया? ऑक्सीजन बनाया। यही जो NO2 है यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वो तुमको ब्राउन कलर का दिखेगा, ब्राउन फ्यूम्स, इसको ब्राउन फ्यूम्स। जब जलेगा ना तो ब्राउन कलर का थोड़ा क्या बोलते हैं गैस टाइप से तुमको निकलता हुआ दिखेगा, तो समझ जाना कि वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। समझ में आया? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग क्या समझे? हम लोग ये समझे सर, अच्छा सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में था कि सर ये 2 कंपाउंड्स मिल रहे थे, एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा था। जस्ट उल्टा कर देंगे तो एक कोई कंपाउंड था उसको हम लोग तोड़ रहे हैं तो नए नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल रहे हैं। जैसे कि सर फेरस सल्फेट था, फेरस सल्फेट को हम लोगों ने हीट किया तो हमें फेरिक ऑक्साइड मिल गया, SO2 गैस मिल गया, सल्फर डाइऑक्साइड, और SO3 मिल गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी मिल गया। ठीक उसी प्रकार से सर क्या बोलते हैं, ये हुआ क्यों सर? क्योंकि FeSO4 के पास मॉइस्चर था, 7H2O था, तो यही जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इसके साथ रिएक्शन किया होगा और SO2 गैस का फॉर्मेशन किया होगा, SO3 गैस का फॉर्मेशन किया होगा, और खुद फेरस सल्फेट को फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया होगा। बोले कि यस सर। सर एक और आपने एग्जांपल बताया कि हम लोग जो क्या बोलते हैं लाइमस्टोन बनाए थे क्विक लाइम से और स्लैग लाइम से, तो ये जो लाइमस्टोन बनाए थे, लाइमस्टोन को अगर हम लोग हीट कर रहे हैं तो वापस से टूट गया, वो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है, चूना में कन्वर्ट हो जा रहा है, और क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमें दे रहा है। तो यहाँ पे भी सर देख रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। फिर हम लोगों ने बोला कि देखो बार बार हीट का प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब हीट का हम लोग उपयोग ले रहे हैं, वी आर यूजिंग हीट टू कैरी ऑन दिस प्रोसेस। तो उन तरह के प्रोसेस को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल देते हैं। वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिनके लिए हीट जरूरी होता है, हीट हमें देना पड़ता है तब जाके वो टूटेंगे, वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। एक और इसका एग्जांपल देख लिए कि लेड नाइट्रेट लिए, लेड नाइट्रेट को हम लोग हीट किए तो हम लोग को लेड ऑक्साइड मिला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला जो कि ब्राउन फ्यूम्स होता है, मतलब ब्राउन कलर का गैस टाइप से निकलता है, और ऑक्सीजन मिला। तो ये था बखान डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक उसी प्रकार से हम लोग एक और चीज जानते हैं कि जैसे मान लो कि यही चीज हम बोले कि जैसे मान लो कि तुमने हाइड्रोजन मिलाया और ऑक्सीजन मिलाया तो तुमको क्या मिला?
H2O मिल गया। उसी तरह से अगर तुम H2 क्या बोलते हैं H2O को अगर तुम इलेक्ट्रोलाइसिस करा दोगे तो तुम्हें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिल जाएगा वापस। समझ में आ रहा है? इसको करके देखते हैं, चलो इसको करके देखते हैं फटाफट से, बड़ा मजा आएगा इसके बाद वाला। अब देखो हम लोग बहुत अच्छा चीज करने वाले हैं, ठीक है? तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनेगा सब कोई। देखो पढ़ने में मजा कब आएगा, जब तुम लिंक कर पाओगे पिछले वाले क्लास से। अगर तुमने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले जाके जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको देखो, क्योंकि देखो सारा कुछ एक लिंक बनते जाता है ना। अगर तुम सोचोगे कि बीच वाले लेक्चर में बैठे और पुराने लेक्चर्स का भी हमको पता चल जाए, इस लेक्चर का भी हमको सारा चीज पता चल जाए, वो होने से रहा कैसे होगा बताओ? तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल, इफ यू हैव नॉट बीन टू माय प्रीवियस लेक्चर्स, just go through them and you will observe that all lectures, सभी lectures तुम्हें अच्छे तरीके से तुम्हें समझ आ रहे हैं, तुम्हें रिसीव हो रहे हैं, ठीक है? चलो एक नया तरीके का हमें एक्सपेरिमेंट पढ़ना है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोलाइसिस। When water is being broken into its constituent parts, hydrogen and oxygen, with the help of electricity, it is known as electrolysis. विद्युत धारा की मदद से जब हम पानी को उसके अंगों में तोड़ते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, तो उस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। समझ में आया? इसको करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो बेसिक्स है, तुम लोग घर में भी कर सकते हो, ठीक है? अगर इतना जुगाड़ लगा पाओ तो, हालांकि तुम लोग जुगाड़ तो लगा ही लोगे। देखो मान लो कि ये एक जग है। क्या है? एक जग। मेरा ड्राइंग पे कोई शक नहीं करेगा, सबसे बेस्ट ड्राइंग है, ठीक है? ड्राइंग के बारे में कोई कुछ कह दिया तो देख लेना। ओके, ये मेरा जग है, किसी को कोई दिक्कत? अच्छा बोलेगा सर इसका हैंडल कहाँ है सर? तो लो भाई हैंडल भी बना दे रहे हैं। अब इतना बोल रहे हो तो बनाना तो पड़ेगा, ठीक है? जग जैसा दिख रहा है? बोला हाँ सर आप तो जग जैसा दिख रहा है। अब क्या करो तुम लोग, नीचे से दो ठो होल कर दो। बोले ठीक है सर होल तो कर देंगे, ड्रिल मशीन मिल जाएगा, होल कर दे। बोले ठीक है होल कर दिया, ठीक है। अब इस होल में क्या करोगे, रबर स्टॉपर लगा दो। रबर स्टॉपर कैसे लगाओगे, तो जाना तुम्हारा इरेजर होगा, इरेजर को काट देना और दो ठो इस तरह का रबर स्टॉपर लगा देना, ताकि मतलब उस छेद को मतलब कंप्लीटली वो बंद कर दें, ताकि कोई लीकेज ना हो, ठीक है? और उसमें क्या करना कि तुम ग्रेफाइट्स के दो रॉड लगा देना। पेंसिल को छीलना, पेंसिल को जानता ना, पेंसिल के अंदर जो लीड होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, बेसिकली कार्बन रॉड होते हैं वो सब। तो ये जो दो ग्रेफाइट है उनको तुम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर देना, ठीक है? और इन ग्रेफाइट्स को तुम कनेक्ट कर देना बैटरी से। किस चीज से? बैटरी से। लेट से ये 6 वोल्ट का बैटरी है, तुमने इस बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है? अब तक हमने बस इतना ही किया है। ये तुम्हारा एनोड है और ये तुम्हारा कैथोड है। अब तक हमने यही किया। अब क्या करो कि इस प्लास्टिक जग में तुम सबसे पहले वाटर फिलअप कर दो। क्या कर दो? वाटर फिलअप कर दो। वाटर तुमने भरना चालू कर दिया, तुमने वाटर भरना चालू कर दिया। हाँ सर भर तो देंगे, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, 2 टेस्ट ट्यूब लो और दोनों टेस्ट ट्यूब में पानी भर के तुम इसमें इन्वर्ट कर दो। इन्वर्ट कर दो, क्या बोल रहे हैं? 2 टेस्ट ट्यूब लो और पानी डाल के ऐसे इन्वर्ट कर दो। 2 टेस्ट ट्यूब लो, पानी डाल के ऐसे इन्वर्ट कर दो, ऐसे इन्वर्ट कर दो, ठीक है? ये 2 टेस्ट ट्यूब हैं, समझ में आ रहा है? तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, हम लोग एक प्लास्टिक का मग लिए। प्लास्टिक का मग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से काम कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी के साथ नो छेड़छाड़, ओके?
और फिर हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक बैटरी लगा दिए, यहाँ पे बैटरी लगा दिए हैं। चलो एक स्विच भी लगा देते हैं, एक स्विच लगा दिए, यहाँ पे स्विच लगा दिए, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे स्टॉपर भी हम लोग लगाए थे, एक रबड़ का, रबड़ स्टॉपर हम लोग यहाँ लगा दिए। और इस स्टॉपर के ऊपर में हम लोग टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब्स हम लोग लगाए हैं, टेस्ट ट्यूब्स। और यहाँ पे ग्रेफाइट रॉड्स हैं, अंदर में ग्रेफाइट के रॉड्स हैं लगे हुए। और फिर हम लोगों ने वाटर पोर किया इसमें क्या किया, हम लोगों ने वाटर को पोर किया, ठीक। तो अब तक हमने क्या किया सर, सबसे पहले हम लोगों ने प्लास्टिक मग लिया, हमने लिया, ठीक है। प्लास्टिक मग में हम लोगों ने छेद किया, 2 ड्रिल नीचे में लगे किया। उसमें फिर हम लोगों ने रबर स्टॉपर लगाया, रबर स्टॉपर लगा दिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि उसमें ग्रेफाइट रॉड इंसर्ट किए और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए, बोले ठीक है। स्विच भी लगा दिए, ठीक है। उसके बाद फिर पानी डालें, फिर टेस्ट ट्यूब में भी पानी डाल के उसको उल्टा करके वापस दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर में इस तरह से लगा दिए। हम लोगों ने देखा कि कुछ देर बाद पानी जो है वो भरने लगा इन टेस्ट ट्यूब्स में, मतलब पानी तो था वो इवैक्यूएट होने लगा। पानी क्या होने लगा, इवैक्यूएट होने लगा, पानी इवैक्यूएट होने लगा। और वहां पे एयर ट्रैप होने लगा, पानी इवैक्यूएट होने लगा और एयर इंट्रैप होने लगा। समझ में आ रहा है, दिख रहा है, ये एयर है, इतना जो है बचा हुआ ऊपर में वो एयर आ रहा है। तो हमने देखा कि सर एक में कम एयर आ रहा है और एक में ज्यादा एयर आ रहा है, ऐसा क्या है। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे बबल्स बनना फॉर्म होना चालू हुआ इसके ग्रेफाइट के रॉड पे, और उस बाद फिर वो जो है एयर यहाँ पे इंट्रैप होने लगा ऊपर में। तो यहाँ पे इंट्रैप होगा तो इधर से साइड से वाटर बाहर निकलेगा और क्या बोलते हैं यहाँ पे भरते जाएगा। अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि यार पानी में क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन ज्यादा होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन ज्यादा यहाँ पे भराएगा, ये यानी कि हाइड्रोजन होगा और ये वाला क्या यहाँ पे ऑक्सीजन भरा रहा होगा। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से देखो यार, वाटर को हम लोगों ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। अब वो वापस से फ्लिप कर लो, जब तुम्हारा सिलेंडर ये पूरा भर जाए तो फ्लिप कर लो, हाइड्रोजन तुमको मिल गया अलग, ऑक्सीजन तुमको अलग मिल गया। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। समझ में आया, इसी प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। When water is being broken into its constituent parts like hydrogen and oxygen with the help of electricity, it is known as electrolysis process. समझ में आया। इसी चीज को तुम लिख दो अपने वर्ड्स में, एग्जाम में कभी भी पूछे तो। समझ में आया। हाँ, इसमें एक चीज ये पूछता है क्या कि एक में कम और क्या बोलते हैं एयर भरा रहा है और एक में ज्यादा एयर भरा है, क्यों। इसका आंसर ये है कि वाटर में H2O होता है, हाइड्रोजन की मात्रा अगर एक मॉलिक्यूल की बात की जाए, एक H2O मॉलिक्यूल की बात की जाए तो उसमें 2 एटम्स है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स है, 1 ऑक्सीजन के एटम्स है। तो मान लो एक मॉलिक्यूल इसमें इंट्रैप हुआ, एक मॉलिक्यूल इसमें इंट्रैप हुआ, तो हाइड्रोजन तो 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ 2 एटम ना होगा तो 2 एटम ज्यादा जगह लेगा, और ऑक्सीजन का एक ही है तो ये कम जगह लेगा। समझ में आया। ओके, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। तो यही है तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। एक और है तुम्हारा हम लोग को इसमें एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी 1.8, ये एक्टिविटी 1.7 था, ठीक है। आपने एनसीईआरटी बुक का ये एक्टिविटी 1.7 था, ओके। अब लोग जानते हैं, बढ़ते हैं एक्टिविटी 1.8 पे। एक्टिविटी 1.8 पे देखो, इसमें क्या किया है कि सिंपल सा AgCl लिया है, सिल्वर क्लोराइड कितना लिया है, 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड लिया है, और एक चाइना डिश रखा है। चाइना डिश क्या होता है, एक सिंपल सा एक डिश होता है, ठीक है ना, जो कि मिट्टी का बना हुआ होता है। उसमें क्या बोलते हैं, इसने 2 ग्राम जो है वो, ये 2 ग्राम इसने क्या किया, AgCl रख लिया और इसको यूवी रेस में रख दिया, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में रख दिया, ठीक है। तो ये सनलाइट इस पे फॉल करेगा और AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में, AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में ये जो है वो कन्वर्ट होता है, वो टूट जाता है Ag में और क्लोराइड में। हमने क्या बोला, सिल्वर क्लोराइड को तुम चाइना डिश में रखो। चाइना डिश मतलब ये नाम है बस, ऐसे ही एक कटोरी टाइप से होता है, मिट्टी का वजन होता है।
उसमें रख दो और उसको सनलाइट में छोड़ दो, तो क्या होगा, AgCl जो है वो इस सनलाइट की मदद से उसको हीट मिला, हीट से क्या होगा, वो AgCl Ag में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। Ag क्या होता है, सिल्वर कलर का होता है, ये सिल्वर कलर का होता है, समझ में आया, सिल्वर कलर में ट्रांसफॉर्म होने लगेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर देखोगे तो ये सेम केस, अगर तुम AgBr ले लो, सिल्वर ब्रोमाइड ले लो, सिल्वर ब्रोमाइड लो, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो, मतलब सनलाइट में ऐसे अगर छोड़ दोगे तो ये भी सिल्वर में टूट जाएगा और ब्रोमीन में टूट जाएगा, गैस रिलीज यहां से हो जाएगा। ये जो तरीका है ना, ये जो तरीका है, इसको हम लोग, ये चीज याद रखना, कभी कभी पूछ देता है MCQ टाइप से, ये पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होता था ना, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, उसमें ये प्रोसेस यूज किया जाता था। कैसे, बाद में बताएंगे, अभी इस तरह से याद रखो, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसको, इस प्रोसेस को यूज किया जाता था। क्या, सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ दिया जाए तो ये वापस से सिल्वर बना देगा और ब्रोमाइड गैस बना देगा। ठीक उसी प्रकार से सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में अगर छोड़ दिया जाए तो ये सिल्वर बना देगा और क्लोरीन बना देगा, क्लोरीन गैस वहां से रिलीज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो कॉमन है। क्या कॉमन है, इस प्रोसेस को, इन दोनों प्रोसेस को करने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत हो रही है वो है सनलाइट, वो है सनलाइट, दिख रहा है, हमें सनलाइट की जरूरत हो रही है, हमें सनलाइट की जरूरत हो रही है, तब जाके ये क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस कैरी ऑन हो रहा है, यानी कि हमें एनर्जी देना पड़ रहा है तब जाके ये प्रोसेस कैरी ऑन हो रहा है, समझ में आ रहा है, हमें एनर्जी देना पड़ रहा है तब जाके ये प्रोसेस कैरी ऑन हो रहा है। तो इस तरह के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोल रहे थे, एंडोथर्मिक। व्हेन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी is required to carry on any chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, रिक्वायर हो रहा है, एनर्जी की अगर जरूरत पड़ रही है तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑल दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर टर्म्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, एंडोथर्मिक। तो दो तरीके का हम लोग बोले, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या बोले थे, याद रखो, सोडियम को हम लोग बम बनाए, बम को फेंक दिया हम लोग रिवर में, तो हमें ब्लास्ट हो गया, तो वहां पे क्या हुआ, सोडियम पानी के साथ मिलने के बाद हमें हीट दिया, उसने हमें एनर्जी प्रोवाइड की, डाइजेशन हुआ तो उसने हमें एनर्जी प्रोवाइड की, वहां से एनर्जी रिलीज हुआ, तो उन प्रोसेस को हम लोग एक्सोथर्मिक बोल रहे थे। और जिन प्रोसेस को करने के लिए, जैसे कि ये सब जितने भी प्रोसेस है डिकम्पोजिशन वाला, देख रहे हो, उसमें हम लोग को एनर्जी देना पड़ रहा है, तो इन सारे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। These are all the chemical reactions which requires energy. They require energy to happen. अगर हम लोग एनर्जी नहीं देंगे तो वो पड़ा रहेगा, AgBr पड़ा रहेगा, AgCl पड़ा रहेगा, सॉरी। समझ में आया, समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीडिंग। तो हम लोगों ने अब तक कितने तरह के रिएक्शन पढ़ लिए? हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर क्या होता है, भुला गया, फिर से थोड़ा बता दीजिए। तो देखो हम लोगों ने क्या बताया कि A और B मिलेगा तो C बनेगा, मतलब दो कंपाउंड्स, व्हेन टू कंपाउंड्स react together they try to form a new compound, and this chemical reaction, this type of chemical reactions are termed as combination reaction। उसको क्या बोलते हैं, combination reaction बोलते हैं। और फिर हम लोगों ने पढ़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या था, वैसे रिएक्शंस जिनको कैरी ऑन करने के लिए हम लोग को क्या एनर्जी देना पड़ता है। एनर्जी हम लोग को अगर जब देना पड़े किसी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए तो क्या हो जाएगा, उन तरह के रिएक्शंस को हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है, जैसे कि हम क्या बोल रहे थे, सोडियम को अगर तुम पानी में फेंक दो तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एक्सो मतलब बाहर निकलना, एक्सहेल करना, एक्सहेल मतलब बाहर निकलना, एंडो मतलब देना, ठीक है, याद रखना। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या पढ़ा कि सर जैसे
कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक एलिमेंट सॉरी दो एलिमेंट मिलके एक एलिमेंट नया एलिमेंट का फॉर्मेशन कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से इसमें जस्ट उल्टा है, एक जो है एलिमेंट वो टूट के दो नए या तीन नए एलिमेंट का फॉर्मेशन कर रहा था। बोले ठीक है, अब तक तो तुमको सब समझ में आया। तो एक नया तरह का रिएक्शन समझते हैं हम लोग जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बहुत चंगा है, ये रिएक्शन बहुत चंगा है। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले आपने हड़बड़ाना नहीं है, आपने टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आप आए हो हमारे कोचिंग क्लास में और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होते। जो होगा देखा जाएगा, समझ लिया जाएगा, डाउट होगा पूछा जाएगा, कमेंट बॉक्स में पूछो जवाब मिलेगा, क्या दिक्कत है। और मैं कोशिश करूंगा कि ईच एंड एवरी टॉपिक्स को जितना तुम्हें जानना चाहिए जो कि बोर्ड्स में पूछे जाएंगे उतना मैं डिलीवर कर दूं, उतना मैं समझा दूंगा। इट इज 100% श्योर, उतना मैं करा दूंगा। ठीक है, तो मेरे पे बिलीव रखो और चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखो एक सिंपल सा यहाँ पे एक रिएक्शन किया है। ये क्या किया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिंपल सा हम लोग ने पहले 3 नेल लिया। क्या लिया? 3 नेल। नेल मतलब क्या? कांटी। कांटी उसको सैंड पेपर से रगड़ लिए, हो सकता है वो आयरन नेल था, उसको लोग सैंड पेपर से रगड़ लिए ताकि क्या होगा, अगर कोई भी ऑक्साइड का लेयर उस पर चढ़ा होगा यानी कि रस्ट वगैरह होगा तो वो निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेल लिए। अब नेल को क्या किए, दो को एक साथ रखे और टाई कर दिए, मतलब उसको, और 2 ठो टेस्ट ट्यूब लिए हम लोग। ठीक है, 2 ठो हम लोग टेस्ट ट्यूब लिए हैं और इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाले। किस चीज का? कॉपर सल्फेट, CuSO4। किस चीज का डाले हैं? कॉपर सल्फेट, दोनों में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कॉपर के सल्फेट के सॉल्यूशन में एक जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था उसको एज इट इज छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ये जो था A था और ये B, तो ये जो था A, अभी देखो दोनों का कलर सेम होगा क्योंकि दोनों में कॉपर सल्फेट हम लोग सेम लिए हैं। तो अब देखो दूसरा वाला जो था ये A है, ये जो दूसरा वाला था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन B में, अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 ठो को टाई करके इसमें डिप कर दे रहे हैं। लेट से कोई एक स्टैंड बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई एक स्टैंड बना लेते हैं अच्छा सा। ठीक है, ये कोई स्टैंड बना लिया हम लोग और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डिप कर दे रहे हैं। एक थ्रेड की मदद से हम लोगों ने 2 नेल को इसमें डिप कर लिया, इस तरीके से डिप कर लिया। वो आयरन के नेल थे, ये क्या है? आयरन नेल है, आयरन नेल, तीनों के तीनों। ये B टेस्ट ट्यूब है और एक आयरन नेल को एज इट इज इस तरह से छोड़ दिए। ठीक है, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, देखो अब तक हम लोग किए क्या है, इनिशियली हम लोग क्या किए, हम लोग 3 नेल लिए थे, इसको सैंड पेपर से रगड़ लिए। ध्यान से सुनना, 3 नेल लिए, सैंड पेपर से रगड़ लिए, 2 टेस्ट ट्यूब लिए, दोनों में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिए। फिर हमने क्या किया, A वाले टेस्ट ट्यूब को एज इट इज छोड़ दिए, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग एज इट इज छोड़ दिया, कुछ इसमें हम लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन B वाला जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हम लोग दोनों नेल को टाई करके इस तरह से डिप कर दे रहे हैं, उसमें डुबा दे रहे हैं थ्रेड की मदद से। ठीक है, तो क्या होगा, देखोगे तुम कुछ समय बाद कि ये जो कलर होगा ना इसका, ये तो एज इट इज रह जाएगा, ये तो इनिशियली था, फाइनली क्या होगा, फाइनली ये होगा कि ये जो A था वो एज इट इज, इसका जो भी कलर का टेक्सचर था, जो भी कलर था इसका सॉल्यूशन का, वो तो एज इट इज रह जाएगा। पर जो B वाला जो है, ये जो B वाला जो है, इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा कि इसका जो कलर है, B का कलर जो है इसका फेड कर जाएगा, इसका कलर फेड कर जाएगा। और ये जो बाहर में हम लोग ये दोनों को नेल को अगर निकालेंगे, बाहर में नेल को निकालेंगे तो ये थोड़ा ब्राउनिश हो गया होगा,
ब्राउनिश। जबकि ये जो इनिशियल वाला जो था नेल, इनिशियल वाला जो नेल था, इसको हम लोग कर देते नंबरिंग 1 2 3। तो यहाँ पे 1 और 2 है अंदर में, और ये 3 था। तो ये 3 वाला जो है, ये 1 था, ये 2 था। ये जो 3 वाला है, ये क्या बोलते हैं अपना आराम से, वो जो ब्लैक कलर जो होता है, ब्लैक कलर का जो नेल होता है, वही रहा होगा। समझ में आया? तो ऐसा हुआ क्यों होगा? ऐसा क्यों हुआ होगा? सोचो। अब इसी चीज को हम लोग को समझना है। हम लोग को क्या समझना है? देखो हुआ क्या होगा, हुआ क्या होगा, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, हम लोग क्या कर रहे हैं, आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, आयरन को जो सॉलिड है उसको हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। कोई दिक्कत? कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इसको लिख देते हैं, बेटर होगा, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, और जो हमें मिल रहा है वो है FeSO4। क्या मिल रहा है? FeSO4 इक्वल्स, इसको बोलते हैं आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट हमें मिला, और प्लस में क्या मिलेगा? कॉपर। अब देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले आयरन था, हाँ सर आयरन था। कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट था। हम लोगों ने डीप किया, फाइनली क्या हुआ होगा, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ होगा, आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ होगा, वो कॉपर सल्फेट अब कॉपर सल्फेट नहीं रहा, वो अब आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा होगा धीरे धीरे। तो आयरन सल्फेट क्या करेगा, जो कॉपर सल्फेट का ओरिजिनल जो कलर होगा उसको डीकलराइज कर देगा, उसको डीकलराइज कर देगा। समझ में आ रहा है? जो इनिशियली जो इसका कलर होगा उसको थोड़ा फेड कर देता है। तो इससे यही पता चलता है कि कोई एक एलिमेंट किसी एक सॉल्यूशन से रिएक्ट करके उसको अपने साथ रख सकता है, और जो उसका एलिमेंट है उसको बाहर कर सकता है। An element can displace an element from a solution. सुनना, if it is more reactive than the element present in the solution. कहने का मतलब है कि ये जो भी एलिमेंट है इस सॉल्यूशन से इसको जो एलिमेंट यहां प्रेजेंट है उसको रिप्लेस कर सकता है। कब? जब ये जो एलिमेंट प्रेजेंट है दैट इज मोर पावरफुल देन द मोर रिएक्टिव देन द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। आयरन जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ये FeSO4 सॉल्यूशन बना दिया और कॉपर को किक आउट कर दिया। ठीक है, ये Fe जो है वो क्या किया, SO4 के साथ गठबंधन कर लिया और कॉपर को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? और इसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? देखो ठीक उसी तरह से और भी एग्जांपल्स दिखा रहे हैं, ये तो पूरा प्रैक्टिकली करके बता दिए। और एग्जांपल क्या है, जैसे जिंक है, जिंक था, जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ एक्वस में अगर इन दोनों का रिएक्शन होता है तो क्या बनाता है, जिंक का सल्फेट बना देगा। देखो जिंक इसको किक आउट कर देगा और यहाँ पे कॉपर बाहर में केवल बस निकल जाएगा। बेचारा बेचारा कॉपर, क्योंकि वहां पे कॉपर क्या है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव है। कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है और जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है। When an highly reactive metal displace less reactive metal from a solution, then that reaction is known as displacement reaction. समझ आया? समझ आया? क्या पे क्या आ गया, जिंक था, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। जिंक क्या किया, कॉपर सल्फेट में से